नमस्कार। डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस चल रही है। इन प्रश्नों से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी। अगर आपको फैक्चुअल टॉपिक पर वीडियोस या प्रैक्टिस चाहिए या जैसे कि फैक्ट वाइज कुछ प्रश्न चाहिए और टॉपिक वाइज भी आपको सीरीज चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में हमने लगा रखी है और प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक वाइज फैक्चुअल सारी प्रैक्टिस जो है सेट वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिस की भी, कोर्स वीडियोस की भी मिल जाएगी। साथ में मेरा टेलीग्राम लिंक भी वहाँ पर है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो नोट्स वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पर वहाँ पर डालती रहती हूँ उसका लिंक, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। जो कोर्स वीडियोस की नोट्स वगैरह हैं वो वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, पहला, फांसीवाद को एक उग्र सर्वाधिकारी राज्य के पृष्ठपोषक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस है, हिटलर और मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद के महत्तर तथा उच्चतर आदर्श के नाम पर वर्ग द्वंद्व से परे जाने का प्रयास किया। तीसरा है, फांसीवाद ने पूंजीवाद को स्वीकार किया परंतु कल्याणकारी राज्य के आदर्श के प्रति उसकी अधीनता पर बल नहीं दिया। कौन सा उत्तर सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, कोड का प्रयोग करके आपको बताना है। तो ऑप्शन है पहला दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या केवल तीसरा, या दूसरा और तीसरा। तो इसमें जो है क्या है कि फांसीवाद बेसिकली ये मानता क्या है, जो फांसीवाद और नाजीवाद दोनों हैं क्या उग्र सर्वाधिकारी राज्य के पक्षपोषक थे, दोनों ही ये विचारधाराएं, और दोनों ने राष्ट्रवाद को महत्तर तथा उच्चतर आदर्श के नाम पे वर्ग द्वंद्व से परे जाने का प्रयास किया। और इन फासिस्टवादियों ने मजदूरों, मालिक और उपभोक्ताओं तीनों के हितों में जो है काम किया था। और इन्होंने जो है आर्थिक, दोनों ने, हिटलर और मुसोलिनी ने दोनों ने ही ऐसी आर्थिक रणनीतियाँ अपनाई थी कि काफ़ी अपने देश को जो है मजबूती प्रदान की थी आर्थिक रूप से। तो इसमें पहला और दूसरा जो है सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, तीसरा जो है नहीं सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन प्रारंभिक समाजवाद, जिसे कभी कभी आदर्श समाजवाद कहा जाता है, प्रारंभिक समाजवाद को क्या कहा जाता है, आदर्श समाजवाद कहा जाता है, से संबद्ध है? रॉबर्ट, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर या प्रूथो। तो अब आपको यहाँ पर भी कोड का प्रयोग करना होगा, कौन कौन सा जो है। तो प्रारंभिक समाजवाद या आदर्श समाजवाद से अगर हम संबंधित माने तो इसमें रॉबर्ट भी हैं, सेंट साइमन भी हैं और चार्ल्स फ्यूरियर भी हैं। वैसे तो प्रूथो भी हैं, प्रूथो को भी प्रारंभिक समाजवादियों के अंतर्गत माना जा सकता है, लेकिन क्या है, प्रूथो को हम अराजकतावाद के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, तो ये इसमें नहीं आएंगे। तो ऑप्शन जो है आपका चौथा, यहाँ पर ये संबंध नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों जो है आदर्श समाजवाद से संबद्ध हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन को जो है आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन को स्किप करेंगे तो एक तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, दूसरा अगर आपके लिए कोई टॉपिक नया है, कुछ नई चीज़ मैं बता रही हूँ तो उससे आप वंचित हो जाएंगे। और आपका जिस मोटिव से मैं ये वीडियोस ला रही हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो वो चीज़ से आप फिर भी रह जाएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि वीडियोस को स्किप नहीं करना है। आप स्पीड इसको 2x पे डालकर देख सकते हैं, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कि आप कितना तेज़ स्पीड में समझ सकते हैं। लेकिन स्किप करना तो ये तो आप अपने ही साथ जो है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया किसने? निम्नलिखित में से किसने आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार का प्रवर्तन किया?
कार्ल मार्क्स या माओ से तुंग या CI लेनिन या J स्टालिन। तो यहाँ पर माओ से तुंग होगा। माओ से तुंग ने जो है सांस्कृतिक विचार का जो है प्रतिपादन किया था, जिसका सांस्कृतिक क्रांति से अगर हम समझें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो सांस्कृतिक क्रांति का अर्थ होता है कि हर क्षेत्र में क्रांति। इसका क्या है? हर क्षेत्र में क्रांति, हर क्षेत्र में क्रांति, इसका ये अर्थ हम ले सकते हैं इससे। और इनका तुंग जो माओ का है, इनका कहना था कि जब तक जो है सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी तब तक औद्योगिक क्रांति का भी उतना महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति जो है ज्ञान डेवलप करती है, नॉलेज देती है, और जब मनुष्यों के पास जो है, पब्लिक के पास, जनता के पास नॉलेज होगा तभी वो औद्योगिक क्रांति के महत्व को समझेगी। तो उसकी मूल्यवत्ता, औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता जो है उसका अनुभव कर पाएगी। तो ये है सांस्कृतिक क्रांति के पीछे जो है माओ के विचार। तो यहाँ पर जो है ये CI लेनिन नहीं, यहाँ पर VI लेनिन होगा, और ये J स्टालिन। कार्ल मार्क्स के अगर हम देखें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, और क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। ये वैज्ञानिक समाजवाद के ये जनक माने जाते हैं। इसके अलावा जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, तो जो कि 1948 में आती है। VI लेनिन की बात अगर हम करते हैं तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये इनकी पुस्तक है, और इन्होंने इसमें जो है अपने राजस्व संबंधी विचार दिए हैं। J स्टालिन की बात करें तो एक देश में समाजवाद, ये इनका नारा था, एक देश में समाजवाद। इसके बाद ट्राटस्की जो इनका नारा भी पूछ लिया जाता है। इनका क्या था? इनका नारा था निरंतर क्रांति। इन्होंने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। निरंतर क्रांति का नारा ट्राटस्की के द्वारा दिया गया था। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माओ से तुंग के जो नेतृत्व में चीन की क्रांति हुई थी, तो 1949 में, आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है? भौतिकवाद, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी विचारधारा, वर्ग विरोध। तो अगर हम मार्क्सवाद के अनुसार देखते हैं तो वर्ग विरोध जो है क्या है? सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है, यानी कि वर्ग विरोध जो है ये समाज के विकास को वेग प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियों के आधार पर, या सांप्रदायिक शक्तियों के आधार पर, या राजनीतिक शक्तियों के आधार पर, या जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये विश्लेषण करता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भौतिक शक्तियों को जो है मार्क्स ने एक खास जगह दी है, और भौतिक शक्तियों के आधार पर इसने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबद्ध है? कौन सा संबद्ध है? लोकतांत्रिक नियंत्रण का अभाव, लोकतांत्रिक वैधता का अभाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव, या लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का अभाव। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव जो है लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबद्ध है। कैसे संबंध है? जो उदार लोकतंत्र के समर्थक हैं ये लोकतंत्र की संस्थाओं और ये प्रक्रियाओं पर विशेष बल देते हैं, यानी कि ये संस्थाओं पर काफ़ी कुछ बल देते हैं, और संस्थाओं को एक जो है क्राइटेरिया मानते हैं कि अगर संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं
तो लोकतंत्र अच्छा चल रहा है। किसी भी देश में लोकतंत्र है या नहीं, ये जांच करने के लिए ये पता लगाते हैं कि वहाँ की सरकार और जो वहाँ पर सरकार है इन संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से चलाई जाती है। तो अगर वहाँ पर इन संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है, संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, तो क्या है वहाँ वो लोकतंत्र हुआ। तो ये ऐसा है, ये इनका जांच करने का एक तरीका है। किसका? उदार लोकतंत्र के समर्थक में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौ उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का महत्व, संघर्ष की अपरिहार्यता, राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व, या द्विध्रुवीय विश्व में शक्ति तथा राष्ट्रीय हित का महत्व। तो यदि हम बात करें कि नौ उदारवाद किस पर सर्वाधिक बल देता है, तो वो नौ उदारवाद क्या हो रहा है कि फिर से जो है वापस जो है ये जो स्टार्टिंग में उदारवाद आया था, नकारात्मक उदारवाद, उसकी तरफ ये फिर बढ़ रहा है। नौ उदारवाद की बुनियादी मान्यताएं क्या है? स्वेच्छा तंत्रवाद से मिलती जुलती हैं। ये सिद्धांत समकालीन विश्व में क्या करता है कि हस्तक्षेप की नीति को फिर से अपनाने की मांग करता है, अर्थात राज्य के दूर दूर तक फैले हुए कार्य क्षेत्र को ये समेटना चाहता है और व्यक्तियों को अपनी पसंद के अनुसार चलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करवाना चाहता है। जो ये नौ उदारवाद है, नौ उदारवाद से जो प्रेरित है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति में जो है राज्य की भूमिका कम होती जा रही। जो नौ उदारवाद से ये नौ उदारवादी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण, इसमें जो है इनका विशेष क्या है, जोर है, बल देते हैं ये और इन सब वजह से राज्य की भूमिका फिर से कम हो रही है। जबकि गैर राज्यकर्ता, जो कि उनको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निजी लोगों की भूमिका का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है नौ उदारवादियों की कुल विचारधाराएं हैं कि वो राज्य की भूमिका को अगेन कम करना चाहते हैं और उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण पर उनका विशेष जोर है। तो और जो गैर राज्यकर्ता यानी कि निजी लोगों के संगठन हैं, जो निजी लोगों की जहाँ पर भूमिका है, उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है, गैर राज्यकर्ता की भूमिका पर महत्व। कुल सभी एक्सप्लेनेशन का ये निष्कर्ष निकल कर आया है, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांस में राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता का क्या कारण है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, या सरकार की अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का मिश्रण, या सरकार पर नियंत्रण को संसद की अल्प शक्तियाँ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस में क्या है, मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया और मिश्रित संगठन के कारण मंत्रिमंडल के सदस्यों पर प्रधानमंत्री का उस प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है कि जैसे कि संसदीय प्रणाली में होता है, जिस प्रकार का नियंत्रण ब्रिटिश प्रधानमंत्री को है। और या फिर भारत में देख लीजिए कि भारत में जिस प्रकार का नियंत्रण मंत्रिमंडल पर किसका होता है, उसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, पीएम का होता है। तो उस प्रकार का नियंत्रण यहाँ फ्रांस में नहीं होता है और राष्ट्रपति की बढ़ी हुई शक्ति ने उसके महत्व को एकदम घटा दिया है, प्रधानमंत्री के महत्व को घटा दिया है। इसी कारण से राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता वहाँ पर बनी रहती है, यानी कि मनमुटाव बना रहता, खींचातानी होती रहती है। तो यहाँ ऑप्शन सी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मिश्रित जो है व्यवस्था को अपनाया गया है। कहाँ? फ्रांस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके साथ सुसंगत विधियों के अधिनियम के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है? जनमत, प्रांतीय आकांक्षा, स्वतंत्रता का सिद्धांत और बाजार की शक्तियाँ। तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं के अनुसार जो है शासन का संचालन होता है, क्योंकि इस शासन में जनहित की जो है अवहेलना नहीं की जा सकती, यानी कि जनहित को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये जनमत से ही
अनुप्राणित होते हैं, तो ये जनमत को बिल्कुल भी या जनता के हित को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नव उदारवाद किसका प्रवर्तक है? राज्य का उन्मूलन, राज्य की शक्तियों को मजबूती, राज्य की शक्ति की अपचय या राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण। तो जो ये नव उदारवाद है ये क्या कह रहा है, ये वही है स्वतंत्रतावाद से जो है इसकी मान्यताएं मिलती जुलती हैं, और यह सिद्धांत जो है राज्य की अहस्तक नीति को अपनाने की मांग करता है। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है इसका, राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण या राज्य की शक्तियों को कम करना चाहता है, राज्य की शक्तियों को कार्य क्षेत्र को समेटना चाहता है। बेसिकली इसका यही जो है मुद्दा है, विचार है नव उदारवाद का। और लोगों को अगेन जो है स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के विचारों को ये आगे बढ़ाना चाहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जर्मनी के संविधान से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, जो बुंदेशटाग के स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है तथा बुंदेशटाग के सदस्य 5 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। दूसरा है, संघीय राष्ट्रपति बुंदेशटाग द्वारा 5 वर्ष की कालावधि के लिए चुना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक, केवल दूसरा, या दोनों, एक और दो दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम देखें कि जर्मनी के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है कि जो बुंदेशटाग के सदस्य और राष्ट्रपति दोनों 4-4 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं, सही पूछ रहा है तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष के लिए होते हैं 5 वर्ष की जगह पर, है ना, और यहाँ पर भी 4 वर्ष दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है सूची 1 जो है जिसमें कि विचार दिए गए। सूची 2 विचारक के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या है, विचार दिए गए हैं जो कि समूह सिद्धांत है, बहुतंत्र है, अभिजन सिद्धांत है और शक्ति अभिजन है। इसमें विचारक दिए हैं, रॉबर्ट डहल हैं, जी मोस्का हैं और A.F. बेंटले हैं और C. राइट्स हैं। तो अगर हम समूह सिद्धांत की बात करें तो ये बेंटले से संबंधित है, ये गवर्नमेंटल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी जो पुस्तक है। और अगर हम बहुतंत्र की बात करें तो ये रॉबर्ट डहल से संबंधित है। अभिजन सिद्धांत जी मोस्का से संबंधित है, तो अभिजन जी मोस्का 2 आ जाएगा। और शक्ति सिद्धांत C. राइट मिल से संबंधित है, तो 4 आ जाएगा। 4 क्या है, 3124 3124। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सिविल सेवा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला कथन, नॉर्थ कोर्ट ट्रिब्यूनल रिपोर्ट ने भर्ती की योग्यता तत्व की संस्तुति की और ब्रिटेन के उच्च सिविल पदों पर सामान्य संवर्ग का विरोध किया। दूसरा है कथन, फुलटन समिति ने सामान्य सेवा की आवश्यकता पर बल डाला और ब्रिटिश सिविल सेवा में विशेषज्ञों के आगमन के पक्ष में नहीं था। तो ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाते हैं, पहला, दूसरा, या दोनों, या कोई नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो ये है जो दोनों रिपोर्ट हैं, ये दोनों रिपोर्ट में दूसरी कुछ बातें कही गई थी और दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे गलत हैं। आपका यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। क्योंकि जो नॉर्थ कोर्ट ट्रिब्यूनल रिपोर्ट में ये भर्ती की योग्यता तत्व पर जो सिविल पदों पर सामान्य वर्गों की पक्ष में बात कही गई थी, इनका समर्थन किया गया था। और ये 1854 में जब ब्रिटिश टाइम में आई थी, 1854
इस समय ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। जबकि जो दूसरा है ये कथन भी गलत है, क्योंकि 1968 में फुलटन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसमें जो ब्रिटेन की लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की अधिक भूमिका की सिफारिश की गई थी। तो ये जो है इसमें जो है ब्रिटिश की सिविल सेवा में विशेषज्ञों के आगमन के पक्ष में नहीं था, तो नहीं होगा, ये आगमन के पक्ष में था। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस गलत हो रहे हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन के संविधान से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, नेशनल पीपल्स कांग्रेस संविधान में संशोधन कर सकती है तथा वह 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होती है। कितनी? 5 वर्ष की। दूसरा है, स्टेट काउंसिल सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है। जो स्टेट काउंसिल है वो सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है तथा इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य पार्षद सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं, क्योंकि नेशनल पीपल्स का जो कांग्रेस है ये वहाँ की मेन जो दल है और इसको सब कुछ करने का अधिकार है। और ये स्टेट काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है। ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संघवाद के विषय में सही है? सही पूछ रहा है यहाँ पर। इससे संरक्षण तथा सह संकल्प ध्वनित होते हैं। यह सरकार, नौकरशाही तथा संसद पर अतिरिक्त नियंत्रण का प्रावधान करता है। यह शासन की प्रक्रिया को प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय का निरंतर नियत कार्य बना देता है। ये शासन जो क्या होता है कि प्रतियोगी की शासन की यह प्रक्रिया है क्या करती है कि प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय का निरंतर नियत कार्य बना देता है। और चौथा क्या है? यह विधि और प्रशासन की एकरूपता सुनिश्चित करता है। तो अगर हम देखें किसके अकॉर्डिंग, संघवाद के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये भी सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा सेंटेंस भी सही है और तीसरा सेंटेंस भी सही है। सही कौन सा नहीं है कि यह विधि और प्रशासन की एकरूपता सुनिश्चित करता है, ये वाला, ये जो सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो इसमें एकरूपता नहीं होती है। इसमें एकरूपता की जगह विविधता पाई जाती है, यानी कि विधि जो नीति, विधि और प्रशासन है इसमें विविधता पाई जाती है। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी फ्रांस के पंचम गणराज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी थी? अल्जीरियाई संकट, स्वेज संकट, या क्यूबा संकट, या मकाऊ संकट। तो अगर हम बात करें कि जो पंचम गणराज्य है इसकी स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन सा संकट उत्तरदायी था, तो 1958 में फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। जो पंचम गणराज्य का संविधान है, ये पंचम गणराज्य का संविधान इसे कहा क्या जाता है? संकट काल का शिशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे। संकट काल का शिशु किसे? पंचम गणराज्य को, फ्रांस के पंचम गणराज्य को जो है पंचम गणतंत्र के संविधान है, संविधान को पंचम गणतंत्र गणराज्य एक ही बात है, फिर भी चलो देख लो। पंचम गणतंत्र के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब जो है पंचम गणराज्य के संविधान के निर्माण के समय फ्रांस पर राजनीतिक संकट मंडरा रहे थे और जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे ये धीरे धीरे सभी हाथ से निकल रहे थे। और इसी समय क्या हुआ, अल्जीरिया भी सरदर्द बन गया और वहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसको क्या बोलता है, ये अल्जीरियाई संकट से संबंधित है, उत्तरदायी है। जो पंचम गणराज्य की स्थापना जो है अल्जीरियाई संकट से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत, राष्ट्रपति की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में निर्णय लेने के अधिकार किसे हैं? तो निर्वाचक समूह को है, निर्वाचक मंडल को है, प्रतिनिधि सभा को है, सीनेट को है। तो इस अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चुनाव में
किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि प्रथम 3 यानी कि जिनको जो प्रथम टॉप के 3 रहते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मत मिले हुए होते हैं, उन 3 उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि सभा जो है क्या करती है, अपना राष्ट्रपति चुन लेती है। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति चुनती है, राष्ट्रपति को चुनती है, और प्रथम 3 उम्मीदवारों में से जो है, प्रथम 3 उम्मीदवारों में से ये काम करती है, उम्मीदवारों में से लेती है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात आ जाए तो सीनेट क्या करेगा, सीनेट जो है उपराष्ट्रपति के मामले में सीनेट को क्षेत्राधिकार मतलब अधिकार प्राप्त है। अगर उपराष्ट्रपति की बात आती है तो ये अधिकार सीनेट को प्राप्त है, और सीनेट क्या करेगी, प्रथम 2, वहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, प्रथम 2 जो उम्मीदवार होंगे उनमें से अपना उपराष्ट्रपति चुन लेगी। तो हमने इस पे जो है अमेरिका के संविधान पर पूरा हमने वीडियो बनाया, अमेरिका का संविधान, सीनेट और प्रतिनिधि सभा प्लस राष्ट्रपति की शक्तियाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने डाल दी है, वीडियो कोर्स प्लेलिस्ट के नाम से पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाएं और थोड़ा सा देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया कि नहीं दिया, देख लेते हो। हाँ, दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संविधान में संशोधन कर यह उपबंध रखा गया है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति 10 वर्ष की अनवीकरणीय कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु तक के लिए होगी। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि यदि एक सदन द्वारा कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तो उसे दोनों सदनों, नेशनल असेंबली तथा राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस के पास मध्यस्थता समिति द्वारा विचार के बाद वापस भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सही है या दूसरा सही या दोनों सही या कोई भी सही नहीं है। इन्हीं ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा आंसर सही है, पहला नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है कि जो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ये 12 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए, और यहाँ 10 दिया गया है, यही गलत है, 12 वर्ष के लिए होती है। तो ये कथन हो गया गलत, दूसरा है सही, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भांति एक संप्रभु विधायिका है। अमेरिकी कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भांति एक संप्रभु विधायिका है, और द्विसदनात्मकता को उस समय एक नया आधार मिला जब सन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इसे परिकल्पित किया। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, पीजीटी लेवल का आराम से बनेगा और बहुत ज़्यादा आने की चांसेस हैं। और तो इसमें क्या है कि एक तो अमेरिकी कांग्रेस क्या है, ब्रिटिश संसद की भांति एक संप्रभु विधायिका है। तो ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है सही नहीं है। ब्रिटिश संसद की भांति ये क्या है, संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश की संसद जो है ये मतलब बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, और कहते हैं इसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये सिर्फ मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, बाकी इसके अंडर में सब कुछ आता है, यानी कि ये कुछ भी कर सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये इसके मतलब शक्तिशाली है। और अमेरिकी कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भांति अधिकार नहीं रखती है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत पहला। और दूसरा सही है, क्योंकि जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने द्विसदनात्मक जो सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसकी एक आधारशिला रखी, मतलब इसको यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके पहले एक सदनात्मक, जब ये आपस में समझौता करके एक ट्रायल बेस में कह सकते हैं आप उसको, साधारण लैंग्वेज में एक साथ हुए थे, तो वहाँ पर एक सदनात्मक व्यवस्था थी। फिर ये 1787 में जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है,
और इन्होंने वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी थी। और 1789 में जो है इन्होंने ये पूरी तरह से फेडरल व्यवस्था अपना लिया था और मतलब ये पूरी तरह से एक हो गए थे और एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत ये आ गए थे। उसके पहले ये सब सिर्फ इनका ये युद्धकालीन संविधान था, वो उसका नाम क्या दिया गया था, युद्धकालीन संविधान, यानी कि युद्ध की आवश्यकताओं को एक साथ मिलके उसको जो है युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब इकट्ठा हुए थे। और अगर हम देखें तो 1789 में इनका परमानेंट संविधान बन करके और लागू हुआ था। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें हमने अमेरिकी संविधान में दे रखी हैं, तो वहाँ से आप जो है अमेरिकी संविधान से ये सारी बातें आप ले सकते हैं। प्लस हमने ब्रिटिश शासन प्रणाली उस पर भी वीडियोज़ बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्स जो कोर्स वीडियोज़ क्या है उसमें मिल जाएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये पता नहीं होता है, तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी ही चाहिए हमारी। तो इसको आप यूँ ही चलते फिरते थोड़ा स्पीड में डाल के सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। जो 1789 में जो है अमेरिका का कांग्रेस जो है अपनाया जाता है पूरी तरह से, तो इसको आपको यहाँ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी समय फ्रांसीसी क्रांति का और इसका एक ही है 1789, तो अलग से वो भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को रिलेट करके और थोड़ा सा स्टोरी को समझ के क्वेश्चन करते रहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सहयोगी निर्भर विकास की संकल्पना का प्रयोग किया? तो किसने किया, अर्नेस्टो लैकला ने, या अल्फ्रेड स्टेपर ने, या डांस सेंटास ने, या फर्नेडो कार्डोसो ने, किसने जो है किया था? तो सहयोगी निर्भरता का जो विकास है, इस विकास की संकल्पना जो डांस सेंटास से संबंधित है, जबकि जो ये फर्नेडो कार्डोसो है ये निर्भर पूंजीवाद सिद्धांत से संबंधित हैं। अगर फर्नेडो कार्डोसो की बात करें तो निर्भर पूंजीवाद का सिद्धांत ये इससे संबंधित है, जबकि सहयोगी निर्भर विकास ये डांस सेंटास से संबंधित है। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है? यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था की बात हो रही है, जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं। जो प्रादेशिक प्रभाग यानी कि जो इकाइयाँ होती हैं, जो राज्य होते हैं, तो वो केंद्रीय सरकार के अधीन में एक एजेंसी टाइप काम करते हैं, यानी कि उनकी अपनी कोई स्वायत्तता नहीं होती है, वो उनके अधीनस्थ में उनके ऑर्डर पे वो काम करते हैं। ये सीधी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। दूसरा है, जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय दर्जा रखते हैं। राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक इकाइयों के अधिकारों में बीच बचाव का उपाय है, जहाँ शासन के कार्य किसी एक व्यक्ति में सन्निहित होते हैं। तो एकात्मक व्यवस्था जो है, शासन के कार्य एक व्यक्ति में तो नहीं होते हैं, संस्था में सन्निहित होते हैं, तो वो होती है केंद्रीय सरकार। और समन्वय का दर्जा यानी कि इनको बराबर तो माना, एकात्मक व्यवस्था में जो इकाइयाँ होती हैं और जो केंद्र सरकार होती है उनको समन्वय यानी कि बराबर दर्जा तो मिलता ही नहीं है। तो ऐसा ही है। और प्रादेशिक इकाइयों को अधिकारों में बीच बचाव का उपाय है, तो ऐसा भी नहीं है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार की अधीनता में काम करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में आगत निर्गत विश्लेषण का प्रारंभ किया? किसने किया? कटिंग ने किया, हेरोल्ड लॉसवेल ने किया, या डेविड ईस्टन ने किया, या वॉन बर्टालेम्फी ने किया? किसने किया है? तो अगर हम आगत निर्गत विश्लेषण की बात करते हैं तो ये किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। डेविड ईस्टन मानते हैं कि क्या है, ये हुआ क्या है, राजनीतिक व्यवस्था हो गई और इसके बाहर ये हो गया समाज। ठीक है, ये समाज हो गया। और क्या समाज से
डिमांड जाती है, कहाँ पर जाती है? व्यवस्था में, जो सिस्टम होता है उसमें जाती है। डिमांड जो मांग होती है वो जाती है, उसे आगत कहते हैं, या इंग्लिश में आप इनपुट बोल सकते हैं। इनपुट थोड़ा सा चित्र से समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनपुट या आगत बोलते हैं। फिर क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था उस पर कार्य करती है। क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ों को मतलब वो पूरा ही कर देगी, कुछ उसकी क्षमताएं होती, हर किसी की क्षमता होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था हर देश की जो है उसकी भी क्षमताएं होती हैं, तो अब हर किसी चीज़ को तो पूरा नहीं कर देगी, लेकिन जो डिमांड यहाँ से पूरा होकर के निकल जाती है, मतलब पास होकर के बाहर आ जाती है, तो वो निर्गत आउटपुट हो जाता है। आउटपुट, या उसको हिंदी में निर्गत बोलते, निर्गत, आगत, हाँ निर्गत बोल देते हैं। लेकिन एक और जो है, इन्होंने एक और टर्म का यूज़ किया था, विद इनपुट का इन्होंने यूज किया था। इसको देख लेते हैं, विद इनपुट, इसका क्या मतलब होता है। ये सब समझते रहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। पीजीटी लेवल में तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप समझते रहिए। टाइम मिला है आपको, उसको वेस्ट नहीं करें, उसको समझें। विद इनपुट, ठीक है। अब ये विद इनपुट हो गया। विद इनपुट क्या होता है? विद इनपुट होता है कि अगर संस्था के अंदर से ही, जो संगठन है, संस्था है, व्यवस्था है, उसके अंदर से अगर कोई मांग उठ जाए तब क्या करेंगे? जैसे कि सांसदों ने मांग कर दी कि हमारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाए। या एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बन रही है हमारी, तो ये क्या है? समाज की मांग थोड़ी है कि भैया संसद बनाओ, हम आकर वहाँ बैठेंगे। समाज को तो ज़्यादा कोई उससे मतलब नहीं है। उनको क्या है, ये जो है विद इनपुट, यानी कि संस्था जो है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर से ये मांग उठी कि जो है संसद, हम एक नई संसद बननी चाहिए, और उस मांग को पूरा करने के लिए सेंट्रल विस्टा बन रही है। तो ये हो गया विद इनपुट। जो व्यवस्था के अंदर से ही मांग उठती है कभी कभी, तो उसको विद इनपुट बोलते हैं। और समाज से जो मांग उठती है वो इनपुट होता है। और अगर उसको वो व्यवस्था, जो राजनीति होते, राजनेता होते हैं या व्यवस्था होती है, उसको पूरा करके समाज को दे देती है, समाज के लिए उसको मतलब दे देती है, तो वो आउटपुट आ जाता है, निर्गत आ जाता है। ये एक बेसिक है तो इसके अंदर बहुत कुछ, पर अभी आप इसमें प्रैक्टिस में इतना ही समझिए। और ये डेविडेशन से संबंधित है। और आगत निर्गत के कई सारे प्रकार भी होते हैं, वो हमने अपने दूसरे वीडियोज़ में इनके प्रकार बता रखे हैं, आज नहीं बताएंगे। हाँ, आप लोग लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं कि हमने कौन कौन से प्रकार बताए थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सरकारों के अध्ययन में आर्थिक उपागम का प्रयोग किया? चार्ल्स शुम्पेटर ने, डेविड ईस्टन ने, या गैब्रियल ऑलमन ने, या चार्ल्स मोरियम ने? किसने किया? तो जो है सरकारों के अध्ययन में आर्थिक जो उपागम है, इसका प्रयोग चार्ल्स शुम्पेटर के द्वारा किया गया था। आर्थिक उपागम का प्रयोग किसके? चार्ल्स शुम्पेटर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो रोस्टो ने अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक समृद्धि, यानी कि जो आर्थिक विकास है, इसकी 5 अवस्थाओं की पहचान की है। तो वो हम देखेंगे कि इन कथनों में कौन कौन सी जो है सही है या नहीं है, तो वो हम देखेंगे। देख लेते हैं इनके कथन, जो चरण है कौन सा सही ऑर्डर में दिया गया है। परंपरागत समाज, परिपक्वता की ओर अभियान, उत्कर्ष की पूर्व दशाएं, उत्कर्ष गुणवत्ता की खोज, उच्च जन उपभोग का युग। या परिपक्वता की ओर अभियान, उत्कर्ष की पूर्व दशाएं, उत्कर्ष गुणवत्ता की खोज, उच्च जन उपभोग का युग, परंपरागत समाज। या परंपरागत समाज, उत्कर्ष की पूर्व दशाएं, परिपक्वता की ओर अभियान, उत्कर्ष जन उपभोग का युग, गुणवत्ता की खोज। या उच्च जन उपभोग का युग, गुणवत्ता की खोज, परंपरागत समाज, परिपक्वता की ओर अभियान, उत्कर्ष की पूर्व दशाएं और उत्कर्ष। तो इसमें से ऑप्शन जो है सी है, इसका ऑर्डर बिल्कुल सही है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये परंपरागत सामान, संक्रांतिकालीन अवस्था, उत्कर्ष अवस्था, प्रौढ़ता की ओर प्रेरणा की अवस्था और उच्च स्तर के जनपुंज और उपभोग पर ये
बात करते हैं, यानी कि परंपरागत समाज, फिर उत्कर्ष की पूर्व दशाएं होती हैं, और फिर क्या होती है जब वो दशाएं, जो परंपरागत समाज सबसे पहले होता है, फिर उत्कर्ष की पूर्व दशाएं बनती हैं। पूर्व दशा यानी कि उत्कर्ष होने से पहले कुछ दशाएं, कुछ स्थितियाँ होती हैं। फिर परिपक्वता की ओर अभियान, परिपक्वता की ओर जो है मतलब कुछ कार्य किए जाते हैं। फिर उच्च उत्कर्ष जन उपयोग का युग आता है, और फिर गुणवत्ता की खोज। ऐसे करके ये बिल्कुल सही अनुक्रम है। और इन्होंने ये चीज़ किसमें किया था? स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देख लेते हैं इनकी बुक का नाम, हम ज़रूरी है स्टेजेस। अच्छा, हिंदी में लिखते हैं, ओके, हिंदी में कर देते हैं। क्या है? स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इनकी जो है पुस्तक है। इसी में इन्होंने जो है ये 5 दशाएं या 5 चरण दिए हैं किसी भी देश में आर्थिक विकास के। ये जो है इनसे होकर के गुजरता है, तब जाके आर्थिक विकास अपनी चरम अवस्था में पहुंचता है। आगे देखते हैं। संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि संघों के इतिहास से सुस्पष्ट है, अवशिष्ट शक्तियों की अवस्थित और सरकार की शक्ति के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। दूसरा है, अमेरिकी संविधान के वाणिज्य खंड के अंतर्गत अमेरिकी राजनीति व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। तो दूसरा क्या है? अमेरिकी संविधान के वाणिज्य खंड के अंतर्गत, जो वाणिज्य खंड के अंतर्गत है, इसका अमेरिकी राजनीति व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका देख लेते हैं क्या है, कोट दिया गया है ये। तो संघीय व्यवस्था में क्या है? दोनों ऑप्शन क्या है? पहला कथन सही है या दूसरा, या दोनों सही है, कोई में ही सही नहीं है। तो संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों की स्थिति जो स्पष्ट नहीं है। कभी क्या होता है कि ये जो केंद्र की सरकार होती है उनकी लिस्ट में चली जाती है, कभी ये राज्य सरकार को प्रदान कर दिया जाता है। अलग अलग देशों में देखिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो इस पर जो है अवशिष्ट, जैसे कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये राज्यों के पास हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में केंद्र सरकार के पास है। और इसमें दूसरा कथन जो है ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए तंत्र उपागम का प्रतिपादन किया? डेविड ईस्टन ने, या गैब्रियल ऑलमंड ने, या सी मैक्लेलैंड ने, या जे.डब्ल्यू. बर्डन ने? किसने किया? तो अगर हम बात करें तो ये सी जो है, सी मैक्लेलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए तंत्र उपागम का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और डेविड ईस्टन आगत निर्गत जो है, किससे? आगत निर्गत का सिद्धांत जो है इससे जुड़े हुए हैं, वो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? जो नव्य अधिकार मतलब नए अधिकार द्वारा किसको जो है, जो नीचे दिए गए हैं उनको नए अधिकारों के अंतर्गत जो है उसको उचित ठहराया गया है। तो क्या है? कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, अल्पमत राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, विस्तृत योजना के साथ मुक्त बाजार समाज, या अधिकारी तंत्रीय नियंत्रण एवं बाजार विहीन अर्थव्यवस्था। तो जो नए अधिकार हैं इनके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, और साथ साथ में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी इसमें ध्यान रखा गया। तो मुक्त बाजार भी होना चाहिए। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो है अच्छी अभिव्यक्ति लास्की के विचारों में मिलती है। और लास्की जो है किसके? लास्की के विचारों में मिलती है, लास्की। और लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक कौन है? लास्की हैं। और इस तरह के विचार जो नव्य अधिकार के अंतर्गत, जिसमें मतलब गरीबों के लिए राज्य अच्छे कार्य करेगा, साथ में जो व्यक्ति सक्षम है या मतलब व्यक्तियों को मुक्त कर मतलब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इस बात की अभिव्यक्ति
सबसे ज़्यादा लास्की के सुस्पष्ट अभिव्यक्ति की बात करें तो लास्की के विचारों में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी आ जाए कि किसके विचारों में, तो लास्की विचारों में मिलती है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संघर्ष की ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्रतिद्वंदी विभिन्न मात्राओं में लाभ की स्थिति में रहते हों का वर्णन करता है। यानी कि कौन सा मॉडल जो है ऐसी स्थिति का जो है मतलब वो वर्णन करता है जिसमें सभी प्रतिद्वंदी विभिन्न मात्राओं में लाभ की स्थिति में रहते हों। यानी अलग अलग मात्राओं, किसी को ज़्यादा लाभ हुआ, किसी को कम हुआ, लेकिन सबको होगा। तो ऐसी कौन सा मॉडल है, दुशाद्य संघर्ष की स्थिति या सुशाद्य संघर्ष की स्थिति या शून्य योगफल की स्थिति या शून्येतर योगफल की स्थिति, कौन सा है? तो ये जब खिलाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, ये जो खेल सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध में खेल सिद्धांत दिया गया है, ये उसके अंतर्गत एक उसकी मतलब उसी के बारे में बात हो रही है, उसी के से लिया गया ये क्वेश्चंस है। तो आपको खेल सिद्धांत के बारे में, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो खेल सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए। तो जब खिलाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो युक्त एंड व्यक्ति, ये शून्य योग खेलों की युक्ति हो जाती है। और क्या होता है कि इस खेल में किसी एक खिलाड़ी को हुई स्पष्ट हानि या लाभ के आधार पर परिणामों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। तो ये शून्य योगफल की स्थिति होती है जिसमें कि सभी को लाभ हो सकता है, सभी प्रतिद्वंदी को अलग अलग मात्रा में लाभ हो सकता है। इसे शून्य योगफल की स्थिति कहते हैं। और इस खेल सिद्धांत में बहुत ज़्यादा जो है गणित वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट की समझने की ज़रूरत है, उतना डेप्थ में तो मतलब जाएंगे तो दिमाग ही ख़राब करना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों अथवा प्रतिमानों में से कौन सा राज्य की एकमात्र की भूमिका को महत्व नहीं देता? कौन सा राज्य की एक पात्र की भूमिका को महत्व नहीं देता है? तो पराश्रिता प्रतिमानी सिद्धांत या पराश्रितता प्रतिमान, जिसको डिपेंडेंसी मॉडल बोलते हैं, या यथार्थवादी प्रतिमान या नौ यथार्थवादी प्रतिमान या अन्योन्याश्रित बहुलवादी प्रतिमान। तो कौन सा नहीं देता है? तो अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों अथवा प्रतिमानों में कौन सा राज्य की एक पात्र की भूमिका को महत्व नहीं देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों सही हो जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। जो पराश्रिता प्रतिमान सिद्धांत है या डिपेंडेंसी मॉडल भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी ऐसे ही पूछ लेता है। तो ये क्या है? ये एक नौ मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसके द्वारा? नौ मार्क्सवादियों द्वारा दिया गया है। नौ मार्क्सवाद, ये नौ मार्क्सवाद का सिद्धांत है। और इसमें ये बताया गया कि जो समकालीन विश्व है, जो आज के मतलब विश्व है, जो उन्नत देश और विकासशील देश हैं, इनमें बहुत परस्पर ये संबंध है। क्या इनके बीच में जो संबंध है उसका ये व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। यानी कि जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, साधारण शब्दों में इनके बीच क्या संबंध है, इस चीज़ को ये नौ मार्क्सवाद जो है विश्लेषित करता है, बताता है। क्या बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार ये नौ मार्क्सवादी ये बताते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो भी मतलब विकास कर रहे हैं, तो इनकी सामाजिक और आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। यानी कि जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, इनसे इन अल्प विकसित देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास को ये बाहरी देश मतलब जो शक्तिशाली देश हैं ये नियंत्रित कर रहे हैं। तो कौन से? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के विकासों को ये बाह्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है। इतना आप ध्यान में रख लेंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक विज्ञान में निर्णय निर्माण अध्ययन वे अध्ययन है जो किसी विकल्प के संदर्भ में प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल निर्णय निर्माताओं के औपचारिक विधायी संबंधों पर।
अगला है रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार निर्णय विश्लेषण परिवर्तनशील अवस्थित पर विचार करने में समर्थ नहीं है। अब आपको कोट का प्रयोग करके जो सेंटेंस है इनमें से बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, सिर्फ पहला या दूसरा या दोनों या कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो है ये पहला सेंटेंस आपका सही है और दूसरा है गलत, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? GW.F. हीगल ने या कार्ल मार्क्स ने या चार्ल्स टेलर ने या जॉन रॉल्स ने? तो जो है जॉन रॉल्स ने क्या किया था कि न्याय सिद्धांत के अंतर्गत न्याय के अनेक लक्षण इन्होंने बताए हैं, स्वीकार किए हैं कि न्याय के अनेक मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन उनमें से एक गुण यह है कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम सद्गुण। न्याय किसी भी समाज का जो उचित समाज होगा, उत्तम समाज होगा, उसका न्याय क्या होगा? प्रथम सद्गुण होगा। ऐसा जो है रॉल्स का मानना है, ये यही मानते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपूर्ण समाज और उत्तम समाज एक ही बात है, और न्याय जो है उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है। परंतु साथ ही इन्होंने नैतिक गुणों को होना भी आवश्यक माना है कि उसमें जो है समाज में नैतिक गुण भी होने चाहिए। न्याय के साथ साथ नैतिक गुणों का भी वहाँ पर समावेश इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार, थॉमस हॉब्स, लॉक्स और थॉमस जेफरसन या जेरेमी बेंथम। तो अगर हम बात करें कि जो है ये थॉमस हॉब, जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन, ये सभी जो है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का इन सब ने प्रतिपादन किया है। और व्यक्ति को जीवन का अधिकार जो है मतलब इन्होंने, इन तीनों ने ही ये माना है कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, यानी जीवन जीने का अधिकार है। और यदि सरकार या वो राजा जिसको ये नियुक्त करती है वो इनकी जीवन की रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो ये क्रांति करके उनको हटा सकते हैं। तो इन तीनों का ये मानना है। जबकि जेरेमी बेंथम, इनका अलग सोच है, ये कानूनी अधिकारों के सिद्धांत इन्होंने दिया है और ये प्राकृतिक अधिकारों की हंसी उड़ाते हैं और इन्होंने बकवास बताया इसको। तो जो है जेरेमी बेंथम ही अलग हुए इससे, सिद्धांत का नहीं पूछ रहा है, तो जेरेमी बेंथम ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? समाज के विभिन्न अंगों में सौहार्द जो है प्लेटो का, अधिकतम संख्या के अधिकतम भलाई हो जाएगा यहाँ पर, भलाई या सुख, कुछ भी हो सकता है, सुख भी आ सकता है और भलाई भी आ सकता है। और अगला है तो ये जेरेमी बेंथम हो जाएंगे। सबसे कम सुविधा प्राप्त वर्ग का अधिकतम लाभ, जॉन रॉल्स हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली का हित, अरस्तु। तो यहाँ पर कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है यही सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो है सर्वाधिक शक्तिशाली का हित ये थ्रेसीमेकस से संबंधित है। थ्रेसीमेकस से संबंधित है ये सेंटेंस। जबकि अरस्तु ने क्या माना है? ये माना है कि राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अगर हम अरस्तु की बात करें तो ये कहते हैं राज्य व्यक्ति से पूर्व है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हुआ करें तो बीच में वीडियो पॉज करके पानी वगैरह पी के, कॉफ़ी वगैरह ले करके फिर इसको देखा करें। और मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे, और अगर कोई नई है तो उससे लर्निंग हो। अगर कुछ नया नहीं है, आप लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चीज़ आपकी देखी हुई है, तो रिवीजन होता रहे, आपका फिक्सेशन होता रहे। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये अरस्तु का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम आ ही गए हैं किनारे पर, तो देखते हैं रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? फल निरपेक्षतावाद पर या सुखवाद पर या व्यवहारिकतावाद पर या आदर्शवाद पर? किस पर जो है ये डिपेंड है? तो अगर हम बात करें कि रॉल्स के सिद्धांत में जो है अधिकार क्या है, फल निरपेक्षतावाद पर आधारित है। इसका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो
आदर्श स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। जो आदर्श स्थिति होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। इसे जो है फल निरपेक्षतावाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राल्स का न्याय क्या है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं इनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं जो हैं वो इन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा राल्स का मानना है। आगे देख लेते हैं कि कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करना है आपको। मोस्का ने सभी सरकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया, सामंतवादी और अधिकारी तंत्र, जबकि मैक्स वेबर ने सत्ता की 3 श्रेणियों को परिचिह्नित किया है, करिश्माई, पारंपरिक और वैधानिक तार्किक। या यहाँ पर होना चाहिए या, चलो ऐसे कर देते हैं, वैधानिक या तार्किक, और इसको कभी योग्यता आधारित भी कर देते हैं, तो वो सब एक ही बात है। अगला क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल वह पहला विद्वान था जिसने नौकरशाही शब्द का निर्माण किया। और अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के जो अमीर वर्गों की दशा पर प्रारंभिक पुस्तकों में से एक का लेखन किया। कौन सा सही है, जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही है, तो कूट का प्रयोग करना है। पहला है ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर है पहला, दूसरा और चौथा, फिर है तीसरा और चौथा, फिर है दूसरा और तीसरा। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है सेंटेंस भी सही है, और कौन सा सही है, दूसरा सही है, और कौन सा सही है, ये चौथा भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग जो है किसने किया, निर्माण किसने किया, तो ये किया गया था जो विलियम डी गॉर्नी है, विलियम डी गॉर्नी, इनके द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कब किया गया था, 1745 में किया गया था। तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग, ठीक है, विलियम डी गॉर्नी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है। अगेन हमने 35 क्वेश्चन कवर किए हैं, और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।